अंत में लबो-लुबाब क्या है, तो फिर क्या किया जाए और क्या कौन सी चीज़ हम ड्रॉप कर दें और कौन सी चीज़ हम एडॉप्ट कर लें। आपने सुना है कि इस ब्रह्मांड में 78% नाइट्रोजन है वायुमंडल में, और आप देखते हैं बरसात में, रबी के सीजन में, जहां आप किसी फसल को ग्रोथ लाने के लिए नाइट्रोजन देते हैं, फिर भी जो है वो ग्रोथ नहीं करती पौधा जितना ग्रोथ उसको चाहिए। उसी ज़मीन में बारिश के दिनों में खरपतवार उगते हैं और आपकी कल्पना से अधिक ग्रोथ करते हैं। क्यों? क्यों? नाइट्रोजन वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है, और नाइट्रोजन हर बारिश में, जैसे हम अभी फोलियर कहते हैं ना कि 2% यूरिया का घोल स्प्रे कर दो, इतनी यूरिया ब्रॉडकास्ट करने के बजाय, मतलब 25 किलो यूरिया ज़मीन में फेंकने की बजाय 5 किलो यूरिया को 200 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर देने से रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। हर बारिश में यही तो हो रहा है। वायुमंडल की नाइट्रोजन हर बार पौधों को जो है ना फोलियर स्प्रे नाइट्रोजन का देके चली जाती है। इसीलिए जहां आप कल्पना नहीं कर सकते कि यहाँ भी कभी खरीफ में, बरसात में कि इतनी ऊंची घास हो सकती है, देख लेना अभी यही घास होगी कि नहीं होगी? आंखों से देखा है कि नहीं देखा है? तो नाइट्रोजन के लिए अगर हमें ये पता है कि नाइट्रोजन का सोर्स वहाँ है, तो हम क्या करें कि हमको यूरिया की, चूँकि अल्टीमेटली हमको यहाँ यूरिया डीएपी सब बंद करना है, और खेत में अगर आपका पानी बरसात के 3 पानी नहीं रुके, तो फिर वो जो जीवामृत वाली बात है ना, फिर आप कहोगे साहब वो उत्पादन तो मिले ही नहीं उतना। उसका कारण है भारतीय प्राकृतिक कृषि के आयाम में मैंने बताया ना, बारिश के पानी को खेत में 3 पानी मिनिमम बहने ना पाएँ, तो ये मान लीजिए 60% यूरिया की समस्या सॉल्व। अगर हम 120 किलो नाइट्रोजन देते थे, तो ये मान लीजिए 70% अब हमको नहीं देनी। लेकिन अगर बारिश के पानी खेत से बाहर चले जाते हैं, तो फिर यूरिया देना हमारी मजबूरी है, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ होगी नहीं, और सारी पौधे की वनस्पतिक क्रियाएं तो होंगी, लेकिन शुरुआत में जब वेजिटेशन नहीं होगा, तो वेजिटेशन कम होगा तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, तो कार्बोहाइड्रेट कम बनेगा, तो यील्ड तो घटनी है। इसलिए वेजिटेशन के लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए मुझको पहला काम क्या करना है, बरसात का पानी खेत में कैसे रुके। तो आप जब बीपीकेपी का कार्यक्रम चलाओगे तो देख लेना कि उस फील्ड में चलाना जहाँ पर बारिश का पानी रुक जाता है। 2 हेक्टेयर अगर सेलेक्ट करना हो ना, तो वो वाला फील्ड सेलेक्ट करना जहाँ पर पानी रुक जाता है। वो वाला फील्ड मत सेलेक्ट कर लेना कि जहाँ पर पानी बह जाता है। ठीक है ना? नंबर 1 बात कि हमें क्या करना है, मेड़बंदी। मुद्दा ये था क्या करें, खेत की मेड़बंदी करें। दूसरा काम, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, हमने सुना है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे तापमान इंक्रीज करता है, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, इनकी क्रियाशीलता कम होती है और कई बार ये मरने की कगार पर पहुंचने लगते हैं। जैसे इस समय अगर एक 10 हेक्टेयर का फार्म है, ये गर्मी का सीजन है, रूम टेम्परेचर 46 है, अगर थर्मामीटर इस रूम से निकाल करके बाहर ओपन में कर देंगे तो ये बताएगा 54। उसी थर्मामीटर को आप ज़मीन में गाड़ देंगे तो क्या बताएगा 62। आप गाड़ के देख लीजिए। रूम टेम्परेचर नापने वाला थर्मामीटर जो रूम का टेम्परेचर 46 बता रहा है, उसको ज़रा बाहर ले जाइए, अभी 54 बताएगा, और उसी को एक छेद करके ऊपर ज़मीन में दबा दीजिए, अभी वो 64 बताएगा। तो सॉइल का टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है?
ग्लोबल वार्मिंग तो आपने सुना है ना, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है भूगर्भ का गर्म हो जाना, जमीन का गर्म हो जाना। और आप बचपना याद करिए, बचपन में हम सारे लोग नंगे पैर खेलते थे इसी ज़मीन पर। आज कोई बच्चा नंगे पैर खेल नहीं सकता, क्योंकि ज़मीन अब वास्तव में हीटअप होने लगी है। ग्लोबल वार्मिंग रियल का प्रश्न है, कोई वैसे झूठ की कहानी नहीं है। तो ज़मीन में जिस ज़मीन का टेम्परेचर, सॉइल टेम्परेचर 50 से 60 के बीच में चला जाता है और वहाँ कोई पेड़ नहीं है खेत की मेड़ पर, तो यानी कि वहाँ के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है। अब आपने कहा क्लोरोपाइरीफास से नहीं मारा साहब हमने, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद कहोगे फिर भी मर गए साहब। हाँ मरेंगे, क्यों नहीं मरेंगे, टेम्परेचर की वजह से मरेंगे। तो दूसरी बात है, खेत की मेड़ पर अगर 2-3 पेड़ हैं, अब आप कहोगे साहब मैं तो एफएस हूँ, मेरा तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऐसे मत सोचो। एक ये कहानी आपके लिए नहीं है, ये कहानी हर किसान के लिए है, क्योंकि आपका गांव में खेत है, आपके रिश्तेदार खेती करते हैं। तो खेत की मेड़ पर, 1 हेक्टेयर की खेत की मेड़ पर कम से कम 4-5 मिनिमम अच्छे पेड़, छायादार, शीशम का, जामुन का, नीम का, ऐसे पेड़ जिसमें घनी छाया रहती। तो अब क्या होगा, आपने साइंस में एक चीज़ और पढ़ी है कि कितनी भी गर्मी क्यों ना बढ़ जाए, पेड़ के नीचे का अगर अच्छा पेड़ है, अच्छी कैनोपी है, तो पेड़ के नीचे का टेम्परेचर कभी भी 40 डिग्री से अबव नहीं जाता। और 40 डिग्री के नीचे हमारे सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मरते। तो हम कहते हैं कि 1 हेक्टेयर 10,000 स्क्वायर मीटर में बैक्टीरिया मर गए, लेकिन हमारे 100 स्क्वायर मीटर के बैक्टीरिया जिंदा हैं पेड़ के नीचे। जैसे ही पानी होगा, बारिश होगा और सॉइल का टेम्परेचर घटेगा, ये सब बैक्टीरिया जो है ना माइग्रेट कर जाएंगे पूरे खेत में। जो इनका भोजन है सेलुलोज, ये कुछ ना कुछ खाने की जुगाड़ में इधर उधर मूवमेंट करेंगे। तो क्या करना है, दूसरा, पहली थी मेड़, दूसरा था पेड़, तीसरी क्या चीज़ है इसी में, तीसरा है कि जो हम जाने अनजाने, अभी आप खूब पढ़ते रहोगे लेकिन आपस में जानते हो क्या चर्चा होगी, क्यों बीपी केपी में क्या कर रहे हो यार, वीडीसाइड का क्या करोगे, आपस में होनी है चर्चा। अरे बोले ठीक है, अब वीडीसाइड का तो आप जानते ही हो, वीडीसाइड के बिना तो अब फिर खरपतवार रहेंगे। मित्र, वीडीसाइड का, इंसेक्टिसाइड का, फंजीसाइड का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना। आप ये देखिएगा कि हमको डराया गया। आपको मैं एक उदाहरण बताऊं, गेहूं में जब आइसोप्रोटोन आप डालते हो तो क्या देखते हो, 28 दिन की अवधि में जब आइसोप्रोटोन डाल के आए तो आप कुछ चीज़ देखते हो ना, कि आइसोप्रोटोन डालने की डेट से कम 10 दिन 12 दिन तक पौधे की ग्रोथ, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हो ना। और खरपतवार, और आपने ये भी पढ़ा है कि 1 दिन की डिले सोइंग पर 40 kg पर हेक्टेयर का लॉस होता है। 10 दिन अगर आपका पौधे की ग्रोथ रुक गई है, पौधे को लकवा मार गया, पौधा कोमा में चला गया है, तो 4 कुंटल का इफेक्ट पड़ा। एक बार हिम्मत जुटाओ ना, खरपतवार को जमने दो, जितना हाथ से पिकिंग कर सकते हो करो, नहीं तो चलने दो। 4 कुंटल से ज़्यादा का लॉस नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2, वो खरपतवार बायोमास बढ़ाने में हेल्प करेगा। और खेत में गेहूं के या धान के साथ साथ भी बहुत सारी क्रियाएं कर रहा है, वो बहुत सारी क्रियाएं कर रहा है। गार्ड क्रॉप का नाम सुना है? गार्ड क्रॉप कि साहब अगर गेंदा लगा दोगे तो ये कीट नहीं लगेगा, ये लगा दोगे तो ये डिजीज नहीं लगेगी। तो वीड्स जानते हो क्या, गार्ड क्रॉप का काम करते हैं। हमको गलत फहमी भर दिया गया कि ताकि हमारा वीडीसाइड बिके। लाभ और हानि का जब देखोगे ना तुलनात्मक, तो आप पाओगे कि वीडीसाइड का खर्चा हमारा 1800 बचा, लेबर का खर्चा हमारा जो 1000 बचा,
नुकसान हमारा 4 कुंटल का हुआ। भाई 10 दिन लकवा मार गया ना क्रॉप को। फायदे क्या हुए? 1200 का बीडिसाइड बचा, 1000 की लेबर बची, और इसने जो सपोर्ट किया, जो 4 कुंटल का वो लॉस होता था वो नहीं हुआ। हाँ, वीड की वजह से 10%, 8%, 9% कुछ ना कुछ समथिंग लॉस हुआ होगा, लेकिन वो हमारा लाभ जो हुआ उससे लॉस कम है। अभी हमको हानि और जो लाभ है ना उसका सिनेरियो किसी ने बताया नहीं, तो हम बस यही कहते हैं नहीं खरपतवार तो देखो भाई साहब, यील्ड तो डाउन होगी, अब खरपतवार हैं, ये यहाँ पर बिठा लिया है, और जब ये बात आए तो जंगल जाना है, दिमाग से जंगल जाना है। नहीं देखते हैं एक बार? अच्छा, बहुत कुछ दिल में दुख हो रही हो ना, तो एक बार बिडिंग करके दिखाओ। भाई 1000 रुपये लेबर लगाए थे और 1800 की दवा लाए थे, अब तुम करो कि 1000 और प्लस 18, 2800 लगा के देखो, उखड़वाएंगे। ऐसा करवा के देखो। वीडीसाइड से बचना है, क्योंकि ये वीडीसाइड भी हमारे सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को कमज़ोर करती हैं। तो 3 चीज़ें हो गई क्या? मेड़ बनानी है, पेड़ लगानी है, और किसी भी पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करना है। ये करना है, क्या ना करें? एक ही चीज़ नहीं करनी। हमारे बुजुर्ग लोग कह गए हैं, लालच बुरी बलाए। हम सब लोग कभी ना कभी किसी न किसी परिस्थिति को लेकर के थोड़ा सा लालच में आ ही जाते हैं। आपका 100 हेक्टेयर का फार्म है, 2 हेक्टेयर की बात कही गई है, 2 हेक्टेयर में आप लालच छोड़ दें एक बार, दिल से छोड़ दें, देखते हैं क्या होगा। फिर कौन सा आपने एक कार्यक्रम शुरू किया है? आपको तो निर्देश मिले हैं, आपको नहीं, वो मैं बता दूंगा। आपको तो निर्देश मिले हैं ना कि इतना करना है, तो हमें इतना करना है। लेकिन हाँ, आपको इतनी दरिया दिली के साथ, इतनी दमदारी के साथ करना है कि मेरे यहाँ तो प्रोडक्शन अगर घटेगा भी तो इतना घटेगा कि जो मैं लागत में सेविंग करूँगा उससे ज़्यादा लॉस नहीं जाएगा। अगर मैं 1 हेक्टेयर में 8000 रुपये की सेविंग कर लिया हूँ और 4 कुंटल प्रोडक्शन मेरा गेहूं का या धान का कम हो गया, तो मेरा लॉस नहीं हुआ। और 40 कुंटल से 36 कुंटल आ जाना कोई मायने नहीं रखता, हमने सेविंग भी की है। और एक सेविंग तो हमको दिख रही है, एक सेविंग दिख नहीं रही। जो सॉइल की प्रॉपर्टीज इन्हांस कर रहा हूँ वो दिख नहीं रही। जो माता मुस्कुरा रही है ना, जैसे आप अपने पिताजी को, माताजी को, जिनके माता पिता जिंदा हों, अभी तो हम ऐसे ही घर जाते हैं तो वो तकते हैं कि मेरा बच्चा कब आएगा, वही बखोरते हैं हमको। और लाला आ गए, ठीक से आ गए? हमने कहा हाँ, फिर मैं अंदर घुस गया। उसको कभी देखना, वो व्यक्ति रोता है अंदर से, वो तो आपको तकता है, वो तो आपकी रास्ता देखता है, लेकिन आप उसकी रास्ता। और अगर उसको कोई बीमारी हो गई हो, या बुजुर्ग को चाहो कि ये बुजुर्ग, मेरा माँ मेरा बाप बीमार ना होने पाए, तो एक सिंपल सा फार्मूला बता रहा हूँ। आप दिन में एक बार 20-25 मिनट के लिए उसकी चारपाई पर उसके पैताने बैठ जाइए। यार, हम 12 घंटा बकबक कर सकते हैं फील्ड में, तो अपने बाप के लिए क्या 20 मिनट नहीं दे सकते? आप पूछो बापू, और फिर वो चाय मिल गई थी आपको, बिस्कुट मिला था? अच्छा, कोई तबीयत तो खराब नहीं है? अच्छा, पाँव दबा दूं? जानते हो क्या, आप कुछ सोना चांदी कुछ दे नहीं रहे उसको, कोई द्रव्य नहीं दे रहे हो। ये क्या है? भाव। जो मैंने बताया कि परमात्मा भाव का भूखा है, और बाप मेरा कौन है? परमात्मा के स्वरूप तो है। तो जब आप 20 मिनट बैठ करके प्यार की बात कर लोगे ना, जानते हो उसको कितनी एनर्जी मिलती है? उसका कोई पैमाना नहीं है कि उसको कितनी एनर्जी मिल गई। स्वस्थ है, मुस्कुराएगा, और जानते हो क्या कहेगा? जब आप नहीं होगे, मोहल्ले से कोई गुजरेगा तो यही कहेगा, हमारा तो
देखो बच्चा कुछ भी हो दुनिया में, गांव में, मोहल्ले में देखता हूँ, लेकिन जो मेरा बेटा है ना भाई साहब, आज भी 50 साल का हो गया है, लेकिन आज भी बराबर मेरा ख्याल रखता है। उसको इस बात की खुशी है। ये चीज़ें हैं। तो हमें भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति में सिंपल सा फार्मूला बताऊं, जो प्रकृति के लिए हानिप्रद है, प्रकृति की किसी भी इकाई के लिए, और सारे लोग भी एससीएजी हो ना, एग्रोनॉमी पढ़े हो, एग्रोनॉमी की डिफिनीशन क्या है? ये डिफिनीशन 1891 की है, जब हमारे देश में शायद एग्रीकल्चर के कॉलेज भी नहीं थे। अंग्रेजी में थी, हिंदी में उसकी परिभाषा दी गई, भूमि एवं फसलों का ऐसा प्रबंधन जिससे परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन भूमि की उर्वरता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ने। उस समय जब जिसने लिखी थी, उस व्यक्ति ने ये नहीं सोचा होगा कि 1990 के दशक के बाद पेस्टिसाइड का इतना व्यापक प्रचार प्रसार होगा। तो उसने एक चीज़ छोड़ दी, चूंकि उसकी कल्पना के परे थे। मैं आज क्या परिभाषा कहता हूँ, और आप भी उसको समझिए, कि भूमि एवं फसलों का ऐसा नियोजन कि परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी हो जाए, लेकिन वहाँ का आगे था भूमि की उर्वरता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। और अब इसमें क्या जोड़ना है? प्रकृति की किसी भी इकाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव, चिड़िया ना मरे, केंचुआ ना मरे, तितली ना मरे, मधुमक्खी ना मरे। क्यों? क्योंकि मित्र, हमने कभी तितली को नहीं मारा, लेकिन तितली मरी है, इल्ली नहीं मरी। हमने कभी केंचुआ को नहीं मारा, केंचुआ मरा है, दीमक नहीं मरी। हमने कभी मधुमक्खी को नहीं मारा, माहू जिंदा है, मधुमक्खी मरी है। यानी जिन चीज़ों को मैं मारना नहीं चाहता था वो मरे हैं, और जिनको मारने का अगेन एंड अगेन प्रयास करता हूँ वो सारे के सारे लोग जिंदा हैं। एक और चीज़ कहता हूँ, ये इसलिए ज़रूरी है कि हम आज भिंडी लाते हैं, तरोई लाते हैं, कुछ भी लाएं। एक ज़माना आपने देखा होगा कि पहले भिंडी लाए 2 किलो, 3 पाव खराब निकल गई, लेकिन टेस्ट जब बहुत ज़बरदस्त था। आज हम लोग क्या कहते हैं, भाई साहब इतनी फ्रेश भिंडी आ रही बाज़ार में, एक भी कीड़ा नहीं है। देखिए आप, इंसेक्ट, मानव जाति से इंसेक्ट कितना ज़्यादा समझदार है। समझदारी की परिभाषा दिखा रहा हूँ, आप यहीं से देख लीजिए। इंसेक्ट जानता है कि ये किसान सारा कितना जहरीला बना दिया है भिंडी, बाप रे बाप, मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा। उस भिंडी के अंदर, करेले के अंदर, लौकी के अंदर, तरोई के अंदर वो कीड़ा नहीं जा रहा। जानता है क्या है? साले इसके अंदर कौन जाएगा, जहर भरा है। और आदमी प्रेम से खाता है। कौन होशियार है? इंसेक्ट हमसे ज़्यादा होशियार। और अगला, हम सब लोग रात को कमरे में गुड नाइट जलाते हैं ना, ऑल आउट, सोने के पहले। कितने लोग जलाते हो? कोई नहीं जलाता। क्या झूठ बोल रहे हो यार, हर घर में जलता है।